साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 9 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज हम कृतिका से पाठ पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी है जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य में थी और इन्होंने कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा जैसे नाटक लिखे। वहीं भोर का तारा, ओ मेरे सपने जैसे एकांकी संग्रह भी लिखे। पाठ रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, अर्थात एक अंक का नाटक है और इस नाटक के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में दहेज की जो बुराई है उसे प्रमुखता से उजागर किया है। जिस प्रकार से आज के दौर में लड़कों की बोली लगाई जाती है, उन्हें खरीदा जाता है और लड़कियों को जांचा परखा जाता है, उन्हें तौला जाता है, विभिन्न मापदंडों पे उनको खरा उतरना होता है, उसकी एक व्यथा कथा है ये एकांकी। साथ ही ये कहानी इस बात पर भी बल देती है, इस मुद्दे को भी उठाती है कि लड़कियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है और समाज में अगर लड़की पढ़ लिख गई तो उससे दो परिवारों का भला होता है। एक परिवार पिता का, जो कि उससे समृद्ध होता है, दूसरा परिवार उसका ससुराल, जहाँ से उसके पढ़े लिखे होने के कारण परिवार में संपन्नता आती है। अगर हम इसके पात्र परिचय की बात करें तो पात्र परिचय में सबसे पहला जो नाम है वो राम स्वरूप है। ये लड़की का पिता है जिसे अपनी लड़की की शादी करनी है और समाज की कुछ विडंबना ऐसी है कि ये अपनी लड़की को पढ़ाता है, ग्रेजुएट कराता है, BA कराता है, लेकिन इसे छुपाना पड़ता है क्योंकि ये जहाँ पे रिश्ता तय करना चाहता है वहाँ पे वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं। दूसरा पात्र है प्रेमा। प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी है, लड़की की माँ है, जो कि अपने पति का सहयोग करती है हर उसके कामों में। तीसरा पात्र है खुद लड़की यानी उमा, जो कि ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और चश्मा लगाती है, साथ ही आधुनिक विचारों वाली है। चौथा पात्र है नौकर, जो कि इस परिवार का, राम स्वरूप के परिवार का काम करता है। और अगला पात्र है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद लड़के का पिता है, जो नितांत व्यवसायिक आदमी है और ये विवाह को व्यवसाय मानता है और वो बिजनेस के अनुरूप ही चीज़ को जो है जांच परखता है, यानी लड़की को जांचता परखता है और उसे तौलता है अपने मानकों पे। और पात्र है अगला शंकर। शंकर यानी लड़का। लड़का क्या है कि मार्जिन रखता है, अपनी कक्षाओं में पढ़ने के लिए मार्जिन रखता है। उसे लगता है कि वो 2 साल में एक कक्षा पास करेगा, साथ ही साथ वो जो है चरित्र का भी अच्छा नहीं है और लड़कियों के कॉलेज में ताक झाँक करता है। तो आइए हम इस एकांकी के सार को समझते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि राम स्वरूप को अपनी लड़की की शादी करनी है और वह गोपाल प्रसाद के यहाँ लड़का तय करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं और एक कमरा है जहाँ पे राम स्वरूप अपने नौकर के साथ लड़के कमरे को व्यवस्थित कर रहा होता है। वो चादर बिछा रहा होता है, वो बाकी सामान को सुव्यवस्थित कर रहा होता है। इस क्रम में वो अपने नौकर से कहता है कि अंदर से जाकर के पत्नी से एक चादर मांग के ले आए और नौकर थोड़ा सा ऊंचा सुनता है और जाकर के वो धोती की मांग करता है। इसी बीच उसकी पत्नी, राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा आती है और कहती है कि आपको इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत है, अभी अभी तो बदले हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या धोती मैंने कब मांगी? तो उन्होंने कहा रतन ने तो बताया। तो कहा, रतन को डांटता है कि इसके कानों में जो है डांट पड़ी है, मतलब कानों में ठीक से सुनाई नहीं देता है। मैंने तो चद्दर मांगी थी और ये धोती मांग कर रहा है। बहरहाल दोनों पति पत्नी मिलकर के
कमरे पे के बिस्तर पे चादर बिछाते हैं, बाकी व्यवस्था करते हैं। इस बीच में आपस में बातचीत करते हैं कि लड़की का शादी का मन जरा सा भी नहीं है, उमा शादी को लेके उत्साहित नहीं है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि लड़की को आप जो है तैयार करें और उसे इस तरह से पेश करें कि लड़के वालों को लड़की हमारी पसंद आ जाए। इसके लिए आप पाउडर या दूसरे जो सौंदर्य प्रसाधन जैसी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। तो प्रेमा बताती है कि वो इसकी तरफ देखती तक ही नहीं है और ये सारी चीज़ें वो प्रयोग में नहीं लाती है। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी पे बिगड़ जाते हैं कि आप किस मर्ज की दवा हो, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, किसी भी तरह से लड़की को समझा बुझा करके लाना है। ऊपर से पत्नी जो है उनको शिकायत करती है कि अगर आप बिटिया को इतना नहीं पढ़ाते, ग्रेजुएट नहीं कराते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहरहाल वो चुप कराते हैं अपनी पत्नी को और कहते हैं कि इन सब बातों का जिक्र दूसरी तरीके से होगा, अर्थात लड़की की पढ़ाई का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो झूठ बोल चुके हैं ससुराल में उसके कि जो है लड़की हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक तक है। जबकि वास्तविकता ये थी कि उमा जो है बीए पढ़ी थी, ग्रेजुएट थी। इधर बीच पति पत्नी में आपस में वार्तालाप होता है कि मक्खन भूल गए। तो वो कहती हैं कि अभी आपको याद आया, अरे मक्खन तो वाले की दुकान तो दूर है। तो पत्नी कहती है प्रेमा की कोई बात नहीं, रतन जाके मक्खन ले आएगा, घर में ज़्यादा काम तो है नहीं, वही 2 लोग आ रहे हैं तो हम जो है सारा कुछ रख देंगे, आप ले आइएगा सामान, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है रतन को मक्खन के लिए भेज दीजिए। बहरहाल वो बताते हैं इस क्रम में कि जो है बाबू गोपाल प्रसाद खुद तो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लड़की चाहते हैं कम पढ़ी लिखी, और उनका बेटा भी खुद तो जो है मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो भी लड़की जो है पढ़ी लिखी नहीं चाहता है। ये दोनों इस तरह से हैं कि गुस्सा तो हमें बहुत आता है कि इनको एक एक करके मैं सुनाऊं, अच्छे से इनकी खबर लूं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें अपनी लड़की की शादी करनी है। इसी बीच गोपाल प्रसाद अपने लड़के के साथ आते हैं तो बाबू रामस्वरूप जो है उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा तकलीफ़ कैसी? गोपाल प्रसाद ने बोला कि तकलीफ़ कैसी, हमें तो आना ही था, हम तो जो है आपको कष्ट देने आए। तो जिस तरह से शादी के क्रम में होता है, लोग बिना बात के हंसते हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, वो सारी चीज़ें हुई रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद में। इसके बीच में जो चर्चा हुई वो इस बात पे चर्चा हुई कि शादी में सुंदरता का सवाल कितना है। तो वो गोपाल प्रसाद का मानना है कि जो है लड़की सुंदर होनी चाहिए, वो किसी भी तरह से सुंदर लगे, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करे या कोई भी तरीका अपनाए, उसे सुंदर दिखना चाहिए। और शंकर का भी ऐसा मानना है कि लड़की सुंदर होना चाहिए। और उसमें वो पूछते भी हैं कि बाबू रामस्वरूप से कि लड़की के बारे में क्या कुछ दिक्कत है या सुंदरता को लेके कोई समस्या है। तो वो रामस्वरूप कहते हैं आगे आप आ ही चुके हैं, तो अब आप खुद ही देख लीजिएगा। बहरहाल इसी क्रम में वो बात करते हैं अपने ज़माने की, जब वो बचपन में थे तो जो है एक साथ 12-12 कचौड़ियाँ खा जाते थे, और उसके बाद फिर जब खाने बैठते थे फिर भी उनकी भूख वैसी की वैसी रहती थी। साथ ही वो चर्चा करते थे कि जब वो पढ़ने बैठते थे तो 12-12 घंटे तक लगातार पढ़ते रह जाते थे, और उसमें जो है सिटिंग जो हो जाती थी उनकी 12 घंटे की। साथ ही साथ वो कहते हैं कि उस समय का मैट्रिक आजकल के एमए और बीए पास बराबर है। मैट्रिक भी इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ता लिखता था जो आजकल के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते। बहरहाल इसी क्रम में बात आगे करते हैं कि वो दोनों गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप की शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इस तरह से कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि केवल मर्द लोग ही करते हैं, औरतों को करते वो काम शोभा नहीं देता है। खैर बहरहाल इसी बीच जो है उमा आती है ट्रे लेकर के, जिसमें पान रखा होता है, और वो दोनों देखते हैं उमा को। शंकर जो है तिरछी नज़रों से देखता है और गोपाल प्रसाद देखते हैं और कहते हैं कि छवि अच्छी है और सुंदरता है,
लेकिन चश्मा देख करके वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि जो उनकी आंखों पे चश्मा है उमा का, वो कहीं पढ़ने लिखने के कारण तो नहीं है, लेकिन जो राम स्वरूप है उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि ये पढ़ने लिखने के कारण नहीं है, ये जो है पिछले कुछ दिनों में उसकी आंख में दर्द होने लगा था, उसकी वजह से उसकी आंखों में चश्मा लगा है। राम स्वरूप झूठ बोलते हैं, जबकि मामला यही था कि पढ़ाई के कारण ही उमा को चश्मा लगा था। बहरहाल गोपाल प्रसाद संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि लड़की कोई गाना सुना देगी बिटिया कोई, तो वो गाना गाती है, एक भजन गाती है और बड़ा अच्छा स्वर है उसका, उसने जो है अच्छे तरीके से जो है संगीत की तालीम ली है। गोपाल प्रसाद खुश हो जाते हैं, गाते गाते उसकी निगाह शंकर से मिल जाती है और वो गाते गाते रुक जाती है। तो वो राम स्वरूप कहते हैं कि पूरा गाने के लिए, लेकिन गोपाल प्रसाद कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अच्छा है। तो पूछते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग की है कि नहीं है, तो वो राम स्वरूप जो है पेंटिंग के बारे में बताते हैं कि ये जितनी पेंटिंग आप दीवार में देख रहे हैं ये इसी ने बनाई है। साथ ही वो पूछते हैं कि कुछ इनाम उनाम जीता है कि नहीं जीता है, तो वो बताते हैं कि हाँ इनाम तो बहुत सारे जीते हैं। तो गोपाल प्रसाद का ये आग्रह होता है कि उमा बोले, और राम स्वरूप भी ये चाहते हैं कि उमा बोले। वो उसको कहते भी हैं कि बिटिया कुछ पूछें बताइए, तो उमा कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार जो है ख़रीदार को कुर्सी मेज दिखा देता है, अगर पसंद आ गई तो ठीक, वरना। तो गोपाल प्रसाद को लगता है कि आप उन्हें जो है उनकी बेइज्जती करने के लिए बुला के ले आए हैं। तो उमा जवाब देती है कि जो आप इतनी देर से जांच परख कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, इससे क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती? क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये नितांत गलत है। साथ ही जो है जब गोपाल प्रसाद ये कहते हैं कि ये सही नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है कि जो है ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं वो सही नहीं है, आपको लग सकती है, लेकिन आपने जो किया या आप जो कर रहे हैं ये कायदा भी सही नहीं है। और इसी क्रम में उनको समझ में आता है कि जो है उमा थोड़ी सी पढ़ी लिखी है। तो वो पूछते हैं गोपाल प्रसाद कि भाई क्या आप बीए पास हो या क्या आपने पढ़ाई की है, कॉलेज पढ़ी हो? तो वो कहती जी हाँ मैंने कॉलेज पढ़ा है और मैंने आपके बेटे की तरह कोई चोरी नहीं की है, कोई ताक झांक नहीं की है। आपका बेटा पिछले साल फरवरी में जो है लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, उसने गलत हरकतें की, लड़कियों ने घेर लिया, इसको पीटा और ये नौकरानी के पैरों पे पड़कर ये जो है भागे। तो गोपाल प्रसाद ने राम स्वरूप से कहा कि आपने हमारे साथ दगा किया है, आपने हमको झूठ बोला है, आपकी लड़की तो ग्रेजुएट है, बीए पास है। तो वहाँ पे उमा जवाब देती है कि हाँ मैंने जो है बीए किया है, कोई चोरी नहीं की है, कोई पाप नहीं की है, ना ही लाडले बेटे की तरह कोई कायरता दिखाई है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जाइए आप जाइए यहाँ से, आप जो कि गोपाल प्रसाद जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, लेकिन जाके घर में देखिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन है कि नहीं है, अर्थात रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है कि उसका कैरेक्टर वास्तव में एक लड़के जैसा उत्तम है कि नहीं है। और यहीं पे क्या होता है, गोपाल प्रसाद और शंकर चले जाते हैं जो है खिसियानी सूरत लेकर के वहाँ से, और राम स्वरूप जो है सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। प्रेमा आ जाती हैं, उसी बीच नौकर भी आता है मक्खन लेकर के, और वहीं पे पर्दा गिरता है, कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये है इस कहानी का सारांश, इस एकांकी का सारांश, इस पाठ का सारांश। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए होंगे, जो कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।